नमन करता हूं और अपनी बातों को आप लोगों के बीच में रखता हूं। साथियों, ये जो भारत मुक्ति मोर्चा है वह विषयवार अपनी बातों को रखता है और आज का जो विषयवार कार्यक्रम है साथियों, उन विषयवार कार्यक्रम में हमारे जंबाज साथियों ने अपनी बातों को रखा। मैं भी आप लोगों के बीच में अपनी बातों को रखने के लिए जा रहा हूं। यह जो पॉम्पलेट आप लोगों ने देखा है, सुना है, पढ़ा है, इसमें 14 मुद्दे लिखे गए हैं। मैं आप लोगों को पहले मुद्दे से लेकर के जितने 14 मुद्दे हैं उन 14 मुद्दों को समेट करके अपनी बातों को रखना चाहता हूं। पहला जो विषय है साथियों, ईवीएम का विषय है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और जब संविधान लागू हुआ उस दिन से हमारे देश में चुनाव भी लागू हुए और लगातार 2004 तक आप लोगों ने देखा होगा बैलेट पेपर से चुनाव हुए और जब बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे थे तो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग चुन करके भी आ रहे थे। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर हमारे एससी, एसटी, ओबीसी का राज भी आया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, हमारे ही देश में माननीय काशीराम जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुजनों का आंदोलन चल रहा था। उस समय माननीय काशीराम ने कहा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब माननीय काशीराम ने ऐसा नारा दिया तब शासक जातियों को पता चला कि अब तो बहुजन लोग भी शासन करना चाहते हैं। जब ये लोग शासन करना चाहते हैं तो हो सके आने वाले समय में लोग मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने और जब ये लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम लोगों का क्या होगा। यही सोच के वे लोग हैरान और परेशान थे। उस समय जो अन्य टेक्नोलॉजी वाले जो देश हैं वहां पर ईवीएम का निर्माण किया जा रहा था। तब हमारे देश में कांग्रेस की राज सत्ता थी और कांग्रेस के लोगों ने सोचा कि जब हम लोग ईवीएम लेकर के आएंगे तो ही हम लोगों का अपना राज आएगा, नहीं तो यहां पर बहुजनों का राज आएगा। और 2004 में कांग्रेस की सरकार ने ईवीएम का उपयोग किया और 2004 और 2009 में ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीता साथियों। और हमारे जितने एससी, एसटी, ओबीसी के जो लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते थे, विधायक सांसद बनना चाहते थे, वे लोग विधायक सांसद तो नहीं बन पाए। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं साथियों, माननीय वामन मेश्राम साहब, जब उनकी बातों को अगर आप लोग सुनेंगे तो वामन मेश्राम साहब लगातार पूरे देश को बताने का काम कर रहे हैं। 2004 और 2009 में ईवीएम में घोटाला करके कांग्रेस ने चुनाव जीता। और जब वामन मेश्राम ऐसा बताते हैं तो वे यह भी बताते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हैं और वे कहते हैं ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है। तब कांग्रेस के लोगों को डर लगता है और वे लोग बीजेपी के साथ में समझौता करते हैं और 2014 और 2019 में बीजेपी के लोग ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीतते हैं, ऐसा वामन मेश्राम साहब बताते हैं। यह सही है कि गलत है, इसका उन्होंने सबूत दिया है साथियों। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी पूरे देश में कांग्रेस के द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया जा रहा है। बिहार में जब एसआईआर चल रहा था तो वहां पर बताया जा रहा था कि एक एक परिवार में 297 लोगों का नाम दर्ज होता है। एक परिवार में तो ऐसा भी आया कि एक परिवार में ही 97-98 लोग निवास करते हैं।
एक परिवार में 97-98 लोग, एक परिवार में 297-98 लोग। इसका मतलब ये है साथियों कि ये जो सरकार है वो घोटाले की सरकार है। इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज जब तक हमारे समाज में, हमारे देश में ईवीएम रहेगा, तब तक हमारे मूल निवासी समाज के लोग चुन करके नहीं आएंगे। इसलिए माननीय वामन मिश्राम साहब लगातार पिछले 1 दशक से ईवीएम हटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम लोगों को जागने की आवश्यकता है। जब हम लोग बैलेट पेपर से हम लोग चुनाव कराते थे, करते थे, उस समय हम लोग बैलेट पेपर में जो पहचान चिन्ह दिया जाता है, उस पहचान चिन्ह में हम लोग ठप्पा लगाते थे और हम लोग उसको मोड़ करके बैलेट बॉक्स में हम लोग डालते थे। हम लोगों को पता होता था कि हम लोगों ने किसे वोट दिया है और हम लोगों को यह भी पता होता था कि हमने जिसको ठप्पा लगाया है वो किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं होगा। लेकिन आज का जो चुनाव प्रणाली है साथियों, इस चुनाव प्रणाली में हम लोग बटन तो दबाते हैं, लेकिन बटन के माध्यम से किसके पास में वोट जा रहा है ये हम लोगों को पता नहीं चलता है। साथियों, ये घोटाले का सिद्धांत है। मैं आप लोगों को अगला जो विषय है साथियों, उन विषय पर भी आप लोगों के सामने में अपनी बातों को रखना चाहता हूं। अगला जो विषय है पिछड़े वर्ग की जाति आधारित जनगणना। आजादी के पहले 1931-32 में जब हम लोगों का देश गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हुई। हमारा देश आजाद हो गया, आजादी के 78 साल तक अभी तक ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही। जब जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है तो कैसे पता चलेगा कि ओबीसी समाज के लोग कितने हैं? और जब यह पता ही नहीं है कि ओबीसी समाज के लोग कितने हैं, तो उनके लिए हम लोग कैसे आरक्षण देंगे, कैसे उनके लिए हिस्सेदारी हम लोग निर्धारित करेंगे? साथियों, जब हमारी माताजी एक समय का खाना बनाती है, एक समय का खाना बनाते समय अपने परिवार के सदस्यों का गिनती करती है, तो इतना बड़ा जो 140 करोड़ वाला जो देश है, उस देश में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही। तो ये जो हिस्सेदारी का मामला है साथियों, इसको भी हम लोगों को मुकम्मल करना होगा। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं साथियों, जब ज्योतिबा फुले जिंदा थे तो उन्होंने उस समय कहा था अभी समय है, तुम लोग अपनी आजादी मुकम्मल कर लो, वरना जिनकी बातें गुलामी में सहन नहीं होती हैं, आजाद भारत में उनकी लातें खानी पड़ेंगी। आज हमारे ओबीसी समाज के लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, अपने अधिकार के लिए जागरूक नहीं है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल साहब हम लोगों को बोलते हैं, ओबीसी सोता हुआ शेर है, जगाने की देर है। साथियों, जिस दिन ओबीसी समाज के लोग अपने हक और अधिकार के लिए एकजुट हो जाएंगे, उस दिन पूरा कायाकल्प बदल जाएगा। साथियों, आज ओबीसी समाज के लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब ये लोग संघर्ष करते करते इतने सालों बिता दिए, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। जब हमारे देश में मंडल कमीशन लागू हुआ, उनको 27% आरक्षण देने का मामला आया, तब उसे सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया और सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करके ओबीसी समाज को 27% दिया गया और 27% में भी उन पर क्रीमी लेयर लगाया गया। और ये जो क्रीमी लेयर है साथियों, हमारे समाज को पता नहीं है, जानकारी नहीं है। क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को उसको सरल करके बताता हूं। जिसके पास में दांत है उसको चना दिखाया जाएगा, जिसके पास में दांत है उसको चना दिखाया जाएगा,
और जिसके पास में दांत नहीं है उसे चना दिया जाएगा। खा पाएगा क्या? खा पाएगा क्या? नहीं खा पाएगा साथियों। यही वास्तविक क्रीमी लेयर है साथियों। मैं अगले जो विषय है साथियों उन विषय पर भी प्रकाश डालना चाहता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ में एससी एसटी ओबीसी के लोग 99% है यहाँ पर, यानी 98.8% है। और 98.8% एससी एसटी ओबीसी वाला जो राज्य है साथियों, इस राज्य को अगर आप लोग देखेंगे तो आदिवासी के लोग 32% हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग 16% हैं। 16 और 32 को अगर जोड़ा जाए तो इन लोग 48% होता है। बचता है हमारे पास में 52%। 52% में तत्सम ऊंची जाति के लोगों को अगर बाहर कर दिया जाए, जिनकी संख्या 1.2 है, अगर 1.2% के लोगों को अगर बाहर कर दिया जाए तो यहां पर बचते हैं कितना? 51%। 51% हमारे छत्तीसगढ़ में ओबीसी की संख्या है साथी। लेकिन ओबीसी की संख्या 51% होने के बाद भी ओबीसी समाज को उनके हक और अधिकार बहाल नहीं किए गए। साथियों, हम लोगों को समझने की आवश्यकता है, यदि यह जो आरक्षण है, यह जो संविधान है जो कि हम लोगों को बराबर का अधिकार देने की बात करती है साथियों, अगर संविधान सभी के लिए बराबर रूप से लागू हो जाए तो कहीं पर झगड़ा नहीं होगा साथी। लेकिन संविधान को दरकिनार करके आपस में झगड़ा लगाया जा रहा है साथियों। ये जो झगड़ा लगाने वाली जो सरकार है साथियों, मैं उस सरकार को कहना चाहता हूं कि ये जो घोटाले की सरकार है ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। आने वाले समय में भारत मुक्ति मोर्चा व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है। जब लोग समझ जाएंगे, जब ये लोग आ जाएंगे तो सरकार का क्या होगा। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि एससी एसटी ओबीसी को लगातार संगठित करने का काम भारत मुक्ति मोर्चा कर रही है और आने वाले समय में जब लोगों को संगठित करेगी तो ये जो जागृति है साथियों वो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। अगला जो मुद्दा है साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, तीसरा जो मुद्दा है आदिवासियों पर हो रहे अन्याय के विरोध में। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, हम लोगों ने जल जंगल जमीन के लिए आंदोलन किया था, आप लोगों ने देखा होगा। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं साथियों, अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगाई है और आज भी हम लोग जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं साथियों। और जब तक ये सरकार आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण नहीं करती है तब तक हम लोग आंदोलन करने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे साथी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और सबूत के साथ में बताना चाहता हूं साथियों, मेरे हाथ में कागज है साथियों। ये जो कागज है साथियों ये मामूली कागज नहीं है साथियों। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जब हम लोगों का देश अंग्रेजों का गुलाम था उस समय अंग्रेजों के समय में आदिवासियों के लिए अलग से आरक्षित एरिया घोषित किया गया था और इस आरक्षित एरिया को एक्सक्लूडेड एरिया कहा जाता है साथियों। अंग्रेजों के समय में आदिवासियों को अलग पहचान दिया जाता है, अलग क्षेत्र दिया जाता है और इस अलग क्षेत्र को, अलग पहचान को उन्होंने यहाँ पर 91 और 92 में उन्होंने लिखा कि जहां पर आदिवासी लोग रहता है उसको एक्सक्लूडेड एरिया कहा जाता है और जहां पर 50% से कम लोग रहते हैं उसको पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया कहा जाता है साथी। और ये जो अधिकार है साथियों अंग्रेजों के समय में आदिवासियों को 1935 में हम लोगों को मिला था।
इसके बाद में 1950 में साथियों, 1950 में एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी होता है और ये जो गैजेट नोटिफिकेशन है साथियों, न्यू दिल्ली वेडनेसडे सितंबर 6, 1950 माने 6 सितंबर 1950 को भारत में एक गैजेट नोटिफिकेशन पास होता है साथियों। और इस गैजेट नोटिफिकेशन में आदिवासियों को चिन्हांकित किया जाता है कि कौन कौन लोग आदिवासी जाति में हैं और जाति में रहेंगे। तब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आदिवासी लोग असम में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, मिजोरम में, जम्मू कश्मीर में, इन सारे जगह पर आदिवासी लोग निवास करते हैं और उसको यहां पर सूचीबद्ध कर दिया गया है साथी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, यहां पर जो सूचीबद्ध आदिवासी लोग हैं, इन्हीं आदिवासियों को 2003 में मेरे पास में कागज है साथियों, भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया, ये जो है साथियों 20 फरवरी 2003 में फिर से आदिवासियों के लिए गैजेट नोटिफिकेशन जारी होता है साथियों। अंग्रेजों के समय से लेकर के अभी वर्तमान समय तक आदिवासियों के लिए गैजेट नोटिफिकेशन जारी होता है साथियों। और इस गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से यह कहा जाता है कि आदिवासियों का अलग से अधिकार है साथियों। यह जो अलग से अधिकार है साथियों, इसी अधिकार को संविधान की भाषा में 5वीं अनुसूची कहा जाता है। और आज पूरे छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग को और सरगुजा संभाग को अगर हम लोग यहां पर देखें तो आदिवासियों की संख्या 50% से ज्यादा है। जहां पर आदिवासियों की संख्या 50% से ज्यादा है, ऐसे जिले को अनुसूचित एरिया कहा जाता है साथियों। यहां पर आदिवासियों का अपना प्रशासन होता है, नियंत्रण होता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो सरकार चल रही है साथियों, ये संविधान को मानने वाली सरकार नहीं है। संविधान के विरोध में जाकर के आदिवासियों का जल जंगल जमीन छीनने का काम कर रहा है। आदिवासी लोग जब अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं तो उन्हें शासन के काम में बाधा डालने के विरोध में उन्हें जेल में डाला जाता है। उन पर लड़ने झगड़ने का आरोप लगा करके शासन के साथ में बहस करने के आरोप में उन्हें अंदर डाला जाता है। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा साथियों, अगर हम लोग 5वीं अनुसूची को पढ़ते हैं, 5वीं अनुसूची आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार है। यहाँ पर ग्राम सभा लागू होती है और इस ग्राम सभा में विद्यमान विधि लागू होती है साथियों। इस विद्यमान विधि में आदिवासी सुप्रीम कोर्ट होता है साथियों, अपने फैसले खुद ले सकता है साथियों। यहाँ पर जब अपने फैसले खुद ले सकता है, इसका मतलब ये है साथियों, ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा साथियों। और इस ग्राम सभा के माध्यम से आदिवासी अपना निर्णय, अपना न्याय खुद कर सकता है साथियों। आज आदिवासियों को उनके अधिकार बहाल करने के बजाय उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रहा है साथियों। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि अपने हक और अधिकार के लिए हमारे पुरखों ने अपने जान की बाजी लगाई, हम लोगों को भी अपने जान की बाजी लगाने की जरूरत है साथियों। बिरसा मुंडा ने 1885 में 24 साल की उम्र में 25,000 आदिवासियों को इकट्ठा किया और कहा, हाय मेरे आदिवासियों, तुम लोग एकजुट हो जाओ, अपने लोगों से मत लड़ना, मिलकर के दुश्मनों से लड़ाई लड़ना। आज आदिवासी इकट्ठा होना चाहता है, आदिवासी आपस में बैठना चाहता है, लेकिन जिनको डर है साथियों, ऐसी सरकार हम लोगों को अलग अलग करना चाहती है साथियों।
अगर आप लोग देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में कंवर समाज, उरांव समाज, खड़िया समाज, हो समाज, मुंडा समाज, ऐसा करके सभी जातियों को जाति के नाम पर बांटा जा रहा है साथियों। और जब हम लोग अपनी जाति में गर्व करते हैं साथियों, तब हम लोग एक संगठन में नहीं आना चाहते हैं साथियों। जिस दिन हम लोगों के अंदर में जाति का गर्व खत्म हो जाएगा उस दिन हम लोग संगठित हो सकते हैं साथियों। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, यह बताना चाहता हूं कि हमारे SC ST OBC में जाति नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को जाति के बंधन में बांध करके हम लोगों को दूर करने का काम किया जा रहा है। यह जो जाति है साथियों, जाति जानवरों में होती है, लेकिन जानवरों की जाति हमारे मानव में, आदिवासियों में, OBC के समाज में, शेड्यूल कास्ट के समाज में लगाया गया है। यह जबरदस्ती थोपा गया है साथियों। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं और इसको समझाना चाहता हूं, और समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देना चाहता हूं। मान लिया जाए कोई बकरी को मैं लेके आता हूं यहां पर, उसको टट्टी करा देता हूं और मैं आप लोगों से पूछता हूं किसका टट्टी है, तो आप सभी लोग तुरंत बता देंगे बकरी का है। मान लिया जब मैं किसी गाय को पकड़ के लेके आता हूं और उसे टट्टी कराता हूं और आपसे पूछता हूं कि किसका टट्टी है, तो आप लोग तुरंत बताएंगे गाय का। मान लिया जाए मैं हाथी को लेकर के आता हूं और यहाँ टट्टी कराता हूं और आपसे पूछता हूं किसका टट्टी, आप बोलेंगे हाथी का। लेकिन मान लिया जाए किसी बच्चे को यहाँ पर टट्टी कराता हूं तो हमारे समाज के कोई बता पाएगा कि ये कंवर ने टट्टी किया है, कि उरांव ने टट्टी किया है, कि घोड़े ने टट्टी किया है? कोई बता पाएगा? इसका मतलब ये है साथियों कि हमारे मानवों में, मनुष्यों में जाति नहीं होता है। और यही सबूत है साथियों। 21 मई 2001 में माइकल बामसाद ने DNA रिपोर्ट बनाया और DNA रिपोर्ट में उन्होंने देखा कि SC ST OBC और इनसे जो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, इनका जो DNA है साथियों ये एक है और उस DNA का नाम है L3MN। इसका मतलब हम सभी मूल निवासियों का DNA L3MN है। इसका मतलब आपका पुरखा और मेरा पुरखा एक है। जब हम लोग एक पुरखे की औलाद हैं तो बिरसा मुंडा हम लोगों को संगठित करना चाहते हैं, बाबा साहब हम लोगों को संगठित करना चाहते हैं। और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में जाकर के बाबा साहब ने कहा अगर आदिवासी लोग इकट्ठा आ जाएंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर शेड्यूल कास्ट के लोग इकट्ठा आ जाएं तो समस्या का समाधान नहीं होगा। तब बाबा साहब बोलते हैं OBC को साथ में लाना होगा। आज भारत मुक्ति मोर्चा SC के लोगों को, ST के लोगों को, OBC के लोगों को और इनसे अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों को इकट्ठा करना चाहता है। और भारत मुक्ति मोर्चा का अपना कोई भी उद्देश्य नहीं है साथियों, लेकिन हमारे SC ST OBC के उद्देश्य पूर्ति के लिए वो नेतृत्व कर रहा है साथियों। हम लोगों को समझना होगा, जानना होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, हमारे जब SC ST OBC के लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए इकट्ठा होते हैं तो लोगों को भरमाया जाता है, उन्हें कहा जाता है ये तो आदिवासियों का है, ये तो सतनामियों का है, ये तो OBC समाज का है और आपस में बैठने तक नहीं आते। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं साथियों, आप लोगों ने देखा होगा, अपने गांव ग्राम में देखा होगा, और अपने गांव ग्राम में क्या देखा होगा, तो हम लोग वहां पर बॉयलर मुर्गा को देखते हैं। और बॉयलर मुर्गा कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कोई नटवा होता है, कोई लंबू होता है, लेकिन वो रहता है उसी का गरना में,
गर्रा में रहता है कि नहीं रहता? और वहां पर जो काटने वाला है गरना से एक मुर्गी को निकालता है, जो दूसरा मुर्गी है वो क्या करता है? दाना चुगने में लगे रहता है, सोचता है मेरा बारी नहीं आया है, अभी तो इसी का बारी आया। उसके बाद में एक मुर्गी कट जाता है, दूसरा दाना चुगता रहता है। फिर जब दूसरा मुर्गी का समय आता है तो तीसरा मुर्गी दाना चुगते रहता है, वो सोचता है मेरा पारी नहीं आया। लेकिन ऐसे करते करते मुर्गा काटने वाला सभी मुर्गे को काट करके खत्म कर देता है। आखिरी में जो खरीदने वाला हो वो आता है, एक व्यक्ति लास्ट में, और देखता है कि पूरा जो गरना का मुर्गी हो खत्म हो गया। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं साथियों, आज आदिवासियों की बारी है तो कल सतनामियों की बारी है, परसों ओबीसी समाज की बारी है। ऐसे ही कर करके एससी एसटी ओबीसी के सारे लोगों को निस्तराभूत करना चाहती है साथी। हम लोगों को जागना होगा। हम लोग डीएनए के भाई हैं। आज हम लोग चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी के लोग हो, सारे लोगों के लिए हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में आप लोग देखेंगे तो धर्मांतरण का सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा हो रहा है। और खड़ा कौन कर रहा है? खड़ा कौन कर रहा है? जिसकी सरकार है वो खड़ा कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब में कि वहां पर, यानी भिलाई में आप लोग देखेंगे, दुर्ग में आप लोग देखेंगे, बिलासपुर में आप लोग देखेंगे, रायगढ़ में आप लोग देखेंगे, सबसे ज्यादा क्रिश्चियनों को मारा पीटा जा रहा है। कौन मार रहा है? विरोधी लोग मार रहा है। विरोधी कौन बना रहा है? सरकार में बैठा है वो बना रहा है। बना रहे कि नहीं बना रहा? बना रहा है। ऐसे करके एससी एसटी ओबीसी के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। जो लड़ा रहा है उसके साथ में नहीं लड़ रहे हैं, आपस में हम लोग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है, वो हमारी माता है, हमारा बाप है, लेकिन उसको हमारे लोग ही हम लोग मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? इसीलिए साथियों हम लोगों को उस दुश्मन को पहचानने की आवश्यकता है। ये जो वर्तमान में सरकार है साथियों, आपस में झगड़ा लगा करके आपस में ही हम लोगों को मारना चाहती है। इसको भी हम लोगों को जानने और समझने की आवश्यकता है। सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी को कौन चलाता है? आरएसएस के लोग चलाते हैं। और आरएसएस कौन है? हमारे देश में ब्राह्मणों का संगठन है। और ब्राह्मणों का संगठन आरएसएस की कितनी शाखाएं हैं? 100 से ज्यादा शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं? 100 से ज्यादा शाखाएं। और इन 100 से ज्यादा शाखाओं में सबसे पहला नाम आता है बजरंग दल का। किसकी शाखा है? आरएसएस की शाखा है कि नहीं है? आरएसएस किसका है? हमारे ब्राह्मणों का शाखा है कि नहीं है? इसका मतलब ये है साथियों, आपस में लड़ाने का काम उसमें बैठे हुए जो लोग हैं उनका वो प्लान है। हम लोगों को पहचानने की आवश्यकता है साथियों, कौन लड़ा रहा है और किससे लड़ना है, हम लोगों को जानना और समझना जरूरी है। हम सभी लोग जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हमारे लोग बोलते हैं लड़ेंगे, कुछ लोग बोलते हैं जीतेंगे। साथियों मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जब तक निर्धारित दुश्मन नहीं होगा तो हम लोग लड़ाई नहीं जीत सकते। इसलिए हम लोगों को निर्धारित दुश्मन को जानना होगा, पहचानना होगा। वामन मेश्राम साहब हम लोगों को बोलते हैं, वामन मेश्राम हम लोगों को बोलते हैं, दोस्त को पहचानो और दुश्मन को पहचानो। दोस्त की ताकत को पहचानो, दोस्त की कमजोरी को पहचानो और दुश्मन की ताकत और उसकी कमजोरी को पहचानो।
ये दो सिद्धांत साथियों जब हम लोगों को SC ST OBC के लोगों को पता चल जाए तो हम लोग लड़ाई को जीत सकते हैं साथियों। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, अभी जनवरी महीना में हमारे OBC समाज के संत सिंह यादव आप लोगों ने सुना होगा। संत सिंह यादव, मैं हिंदू हूं और मैं हिंदू का प्रचार प्रसार करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। संत सिंह यादव, तब उसे पकड़ करके बांधा गया, उसको मारा पीटा गया, उसका बाल उतारा गया, उसका अपमान किया गया। साथ हमारे OBC समाज के लोगों का अपमान किया। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ में यामिनी साहू, वो हिंदू जो धर्म है, उस धर्म में जो कथा होती है वो कथा को करने के लिए जा रही, लेकिन यामिनी साहू को कथा करने का अधिकार नहीं है, ऐसा कहा गया। इसका मतलब ये है साथियों, OBC समाज को भी कथा करने से रोका जा रहा है, प्रचार प्रसार करने से रोका जा रहा है। मैं आप लोगों को दूसरी बात बताना चाहता हूं। राजस्थान में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पर हमारे आदिवासी, एक लड़का रहता है, लड़का वो स्कूल में पढ़ता है और उस लड़के को वहां का जो हेडमास्टर है वो मार मार के उसको खत्म कर देता है। मध्य प्रदेश की घटना है साथियों। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी है, उस आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर दिया जाता है। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, मुस्लिम को मॉब लिंचिंग किया जाता है, आदिवासी को धर्मांतरण के नाम पर मारा पीटा जाता है। यहां पर जिनके ऊपर में भी ये घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके पीछे में केवल और केवल एक ही जाति के लोग हैं। और हम लोगों को बोलते हैं तुम लोग नाम नहीं ले सकते हो। हम लोग क्यों नाम नहीं लेंगे बताइए? हमारे SC ST OBC के लोगों ने कभी किसी उनके ऊपर में पेशाब किया, किसी का सिर मुड़वाया, किसी का मॉब लिंचिंग किया? नहीं किया। और जो कर रहे हैं साथियों, वे लोग हम लोगों को देखिए कैसा कर रहे हैं, हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। साथियों, हमारे SC ST OBC के लोग और इनसे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग जब इकट्ठा आ जाएंगे साथियों, तो ये देश में परिवर्तन आएगा। और हम परिवर्तन करने के लिए इकट्ठा होना चाहते हैं साथियों, और इस परिवर्तन का नाम व्यवस्था परिवर्तन दिया गया है। आप सभी लोग इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करेंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूं साथियों। और जब जब हमारे देश में परिवर्तन का बिगुल फूंका जाएगा साथियों, आप सभी लोग उस क्रांति में साथ सहयोग देंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और यानी आप सभी को अंतिम जोहार करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार, धन्यवाद। बोल 85, बोल 85, मूल निवासियों का नारा है, हमारा देश हमारा है, मूल निवासियों का नारा है, हमारा देश हमारा है। धन्यवाद।